नमस्कार, राजेश करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं अनिल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए तो हम जो हमारा मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे उसका आज हम सेकंड लेक्चर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, फिनोमिना बाय विच अ लिक्विड राइसेस इनटू द थिन ग्लास ट्यूब एबव और बिलो इट्स जनरल लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे ही हम लिक्विड में कोई पतली सी ट्यूब प्लेस करते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा लिक्विड है जिसमें हम क्या किए हैं, पतली सी ट्यूब की है, तो ये नॉर्मल लेवल से या तो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा या क्या हो सकता है ये नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, ये जो फिनोमिना है थोड़ा सा चढ़ जाता है या थोड़ा सा नीचे उतर जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, केशिकत्व, कैपिलरिटी या केशिकत्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरिटी। ठीक है, कोहेजन क्या है, कोहेजन जो किसी लिक्विड या फ्लूइड के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और एडहेशन क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर होता है आपका लोड अपॉन एरिया। कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, इसके लिए इक्वेशन कौन सा होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, सिग्मा क्या है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा क्या है कांटेक्ट एंगल, जैसे हमारा ये लिक्विड यहाँ पे राइज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल लेवल से इतना राइज कर गया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जब भी लिक्विड राइज करता है तो ये सरफेस कैसा बनता है, कॉन्केव सरफेस। ठीक है, कॉन्केव या अवतल सरफेस। ठीक है, तो इसमें एंगल जो बन रहा है ये लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90। तो इस केस में क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो हमेशा क्या होगा कि जब भी आपका लिक्विड राइज कर रहा है उस केस में थीटा लेस देन 90 होगा। ठीक है, ये जो रो है, ठीक है, रो है आपका डेंसिटी, ठीक, जी ग्रेविटी और डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये है आपका डी। अगर सेकेंड केस में देखते हैं, जब आपका क्या हो, कैपिलरी फॉल आए, इस टाइप का जो सरफेस बनता है, कैसा, कॉन्वेक्स सरफेस या उत्तल सरफेस जब बनता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल लेवल। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, कैसे देखेंगे एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा आपका निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है, कैपिलरिटी फॉल, ये एच की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, कैपिलरी फॉल, और फॉर्मूला दोनों के लिए यही लगेगा। अब देखते हैं कि किसके कारण होता है। ठीक है, अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा है, किससे, एडहेशन फोर्स से। ठीक है, दोनों के कारण होता है कैपिलरी राइज से कैपिलरी फॉल। ठीक है, दोनों इसमें दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ये। ठीक है, तो अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा है किससे, एडहेशन फोर्स से, तो क्या होगा आपका कैपिलरी फॉल। ठीक है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक, जैसा अभी बनाया था इस टाइप का। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ज़्यादा होता है किससे, इस लिक्विड और इस ट्यूब के बीच में जो लगने वाला एडहेशन फोर्स है उससे ज़्यादा होता है, तो क्या होगा आपका कैपिलरी फॉल। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, जब आपका एडहेशन फोर्स ज़्यादा हो जाए। एडहेशन फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब आपका ये लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं किनारे में ये क्या करते हैं, इस ट्यूब के साथ स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है आपका एडहेशन फोर्स ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा कैपिलरी राइज। ठीक है, कैपिलरी राइज, इस केस में क्या होगा आपका एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मरकरी और ग्लास के बीच में, अगर इसमें आपने क्या लिया है, मरकरी, ठीक है, और ये आपका ग्लास ट्यूब है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, ये कितना होता है, 130 डिग्री। 130 डिग्री है तो क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव आएगा, और क्या मिलेगा आपको, एच के वैल्यू माइनस में। ठीक है, या निगेटिव में। ठीक है, ये बताएगा आपको कैपिलरी फॉल।
इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो ट्यूब का डायमीटर है इसको 6 mm से जनरली ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं उसमें क्या करते हैं, हम इसको 6 mm से ज़्यादा रखते हैं, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं उस केस में, ठीक है। जैसे ये इफेक्ट क्या डालता है, और आपको मेजरमेंट में जो एरर आता है इसी के कारण आता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस लेवल को देखेंगे या इस लेवल को, ठीक है, तो ये इसके कारण आपको क्या मिलता है, मेजरिंग करते समय एरर आता है, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के लिए जनरली जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसका डायमीटर कितना रखते हैं, 6 से ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 8, ठीक है। डेंसिटी किसका, वाटर की कितना होता है, ठीक? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, वाटर का आइस पॉइंट, जहाँ पे वो बर्फ बनना स्टार्ट होता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ से वो फ्रीज होना चालू होता है, ठीक है। 0 केल्विन ये लोवेस्ट टेम्परेचर है जो अभी तक हम मेजर कर पाए हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है आपका मैक्सिमम डेंसिटी किसका, वाटर का, ठीक है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये सभी प्रॉपर्टी किसके के लिए है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस के लिए है, ठीक है। प्रेशर अगर आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता है, ठीक है, दोनों रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की, ठीक है। और बाकी इससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है वाटर की उसको देखते हैं, ठीक है। डेंसिटी कितना लेते हैं हम वाटर का, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, नॉर्मल केस में यही लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे ओशन का पूछे, ठीक है, ओशन का अगर पूछे तो उसमें जो उसमें क्या बोलते हैं साल्ट वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उसका डेंसिटी जनरली 1000 से ज़्यादा होता है, 1250 के लगभग होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कितना होता है वाटर का, 1। विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, या तो 20 डिग्री सेल्सियस पूछ सकता है या पूछ सकता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कितना होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो 20 डिग्री लिखा है यहाँ पे आपको 20 डिग्री भी पूछ सकता है या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कितना होता है 1 सेंटीपॉइस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻2 पॉइस, ठीक है। पॉइस क्या है आप इसका CGS यूनिट है, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना लेते हैं 0.075 न्यूटन पर मीटर, और स्पेसिफिक हीट 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। 1 केजी, देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि आपको 1 ग्राम आपका जो वाटर है या कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। 1 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, ये क्या कहलाता है आपका स्पेसिफिक हीट। तो वाटर के केस में क्या है कि 1 केजी वाटर को 1 डिग्री मतलब 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए आपको, 4.18 किलो जूल का हीट का रिक्वायरमेंट होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप केल्विन में लिखेंगे तो 273.16 केल्विन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका 273.15 केल्विन अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 0.01 डिग्री सेल्सियस का 273.16 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे वाटर तीनों फेस में एक साथ एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेस में, सॉलिड फेस में और गैस फेस में, ठीक, तीनों में एक साथ एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि अगर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं कि पहले प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ये आपका डेटम हो गया, डेटम बोल सकते हैं या रिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आप जीरो प्रेशर लाइन, ठीक है, जीरो प्रेशर लाइन, ठीक। इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक।
यहाँ से आप जो भी प्रेशर मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे यहाँ से लेके मैं पॉइंट ए तक, इसको पॉइंट बी दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट सी, ठीक है, तीनों पॉइंट पे मेजर करना है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, पी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से, अगर हम डेटम से या रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान के मेजर कर रहे हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा है, ठीक है, यहाँ से हम इसको 0 लेके अगर मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, गेज प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी गेज प्रेशर है लेकिन कैसा, निगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी पे ये इसका पी एब्सोल्यूट हो जाएगा, और पॉइंट सी पे अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो यहाँ से लेके ये, ठीक है, पी एब्सोल्यूट यहाँ से यहाँ तक, इस केस में बी के लिए पी एब्सोल्यूट और ए के लिए ये वाला बी एब्सोल्यूट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, मतलब हमसे ये वाला कंडीशन पूछा है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक, पॉजिटिव गेज प्रेशर हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक है ये क्या कहलाता है आपका, गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, तो ये भी गलत हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, यही देखे थे अभी, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं हम, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं, 1.01325 बार, अगर बार में लिखना है तो, ठीक है, ये किसका यूनिट है, प्रेशर का। इसी को आप और लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलो पास्कल में अगर लिखना है तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किलो पास्कल में आ गया। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, मरकरी कॉलम में 760 mm, अगर वाटर कॉलम में लिखे तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। देखो इन दोनों का मतलब समझो, अगर कोई ट्यूब लेते हैं हम, ठीक है, ये ट्यूब है, इसमें आप क्या करिए, मरकरी भर दिए हैं कहाँ तक, 760 mm तक, ठीक है। तो ये जो मरकरी है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जितना प्रेशर लगा रही है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इस लाइन का मतलब, ठीक। और अगर 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, ठीक है, तो अगर आप दूसरा कंडीशन देखो, जैसे ये है, इसमें क्या भरे हम, वाटर भरे हैं पूरा, कितने हाइट तक, 10.33 मीटर के हाइट तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाटर कॉलम है, इस पॉइंट ए पे जितना प्रेशर लगा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन, मरकरी इज सुइटेबल फॉर अ बैरोमीटर बिकॉज, ठीक है, कि हम इसको बैरोमीटर में या मैनोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक? तो इसका मेन कारण क्या है, देखते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका कारण नहीं है। वेट्स द ग्लास सरफेस, जनरली ये ग्लास को वेट नहीं करता है, ठीक। हैज़ हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी का वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हैज़ वेरी लो वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा। जब हम मरकरी को बैरोमीटर में या फिर
जितने भी मेजरिंग डिवाइस है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने मरकरी भर दिया, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इसका जो वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो वेपर बनेगा, यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो क्या होता है, वेपर प्रेशर लो होता है, तो यहाँ से दबाव आपको कम मिलेगा। तो ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है जहाँ से आप इसको मेज़र करोगे, ठीक, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट या फिर प्रिसाइज मेजरमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। देखते हैं कि एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला सबसे जो मेन जो इसका प्रॉपर्टी है वो है लो वेपर प्रेशर होना चाहिए और हाई डेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। लो वेपर प्रेशर क्या देता है आपको, हाई एक्यूरेसी, ठीक है, इससे क्या बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जो डेंसिटी है, ठीक, डेंसिटी क्या करता है, जैसे आप लो डेंसिटी का यूज़ करेंगे तो थोड़े से अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ या प्रेशर में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपको यहाँ से लेके कुछ ज़्यादा हाइट तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, लो डेंसिटी का फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम हाई डेंसिटी का फ्लूइड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक आया, अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हमको बनाना पड़ेगा। विस्कोसिटी कम होना चाहिए, विस्कोसिटी कम होगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा मेजरिंग डिवाइस है इसमें अच्छे से फ्लो कर पाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, तो हम जो ये फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, ये जो बना हुआ है, जो बैरोमीटर बना है या मैनोमीटर बना है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और लो फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इससे क्या मिलेगा हमको, रेंज ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा रेंज तक मेज़र कर सकते हैं, रेंज इससे बढ़ जाएगा। और सरफेस टेंशन भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर। मैनोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैनोमीटर हम पिछले क्लास में भी देखे थे, क्या है ये, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है मैनोमीटर। और जो डिफरेंट टाइप के मेजरिंग डिवाइसेस हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज या इसको आप क्या बोलते हैं, फ्लो रेट, डिस्चार्ज या फ्लो रेट। तो इसके लिए क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, बेंड मीटर, रोटामीटर, नॉचेस और वियर भी एक होता है। नॉच और वियर किसके लिए होता है, ये आपका हो गया ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज होता है, और बाकी जो क्लोज्ड चैनल फ्लो के लिए होता है, ठीक है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, मैनोमीटर, पीजोमीटर, बॉर्डन ट्यूब, बैरोमीटर, ये सब होता है। वेलोसिटी के केस में पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, एनेमोमीटर, ठीक है। और टेम्परेचर के केस में पायरोमीटर, या और क्या हो सकता है, थर्मोमीटर जो जनरली हम लोग टेस्ट कराते हैं इससे, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। थर्मोकपल, ठीक है, ये कैसा होता है, पायरोमीटर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का, जिसको हम दूर से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमको अगर सन का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए पायरोमीटर। थर्मोमीटर और थर्मोकपल ये दोनों कॉन्टैक्ट टाइप के टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन MKS इज टेकन अस, ठीक है। पहले तो ये समझ लें कि MKS क्या है। MKS मतलब ये भी मेजरिंग का एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। टाइम को किससे मेजर करेंगे, सेकंड से, ठीक, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर से, और मास को किससे, केजी से, ठीक है। M फॉर मीटर, K फॉर केजी और S से सेकेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम MKS सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, पहले वही देखते हैं। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है हमारा स्पेसिफिक वेट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, रो जी वी, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसल, क्या बचा आपके पास, रो जी, रो कितना होता है 1000, जी 9.81,
9810, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट क्या आएगा यहाँ से, न्यूटन और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा यूनिट होगा और वैल्यू कितना होगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी फोर्स फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी पासिस थ्रू। फ्लोटिंग बॉडी के केस में बॉयंसी फोर्स कहाँ से पास होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये जैसा हमारा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड बॉडी इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जी मतलब जहाँ पे उसका पूरा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे पूरा लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, जहाँ पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है, ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ये हटाया है, जितना वॉल्यूम ये हटाया है ये वाला, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट जैसे कि ये हो जाएगा, ठीक, बी, जितना वॉल्यूम हटाया है उसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। और यहीं पे क्या लगता है हमारा, बॉयंसी फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंसी फोर्स। तो सेंटर सीजी ऑफ बॉडी में क्या लगता है आपका, बॉयंसी फोर्स नहीं लगता, यहाँ पे लगता है आपका वेट, ठीक है, जो भी वेट लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पे, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किए हैं इसी के सेंट्रॉइड पे लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या करता है कि जितना प्रेशर है वो वहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऐसा करके हम एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। द बॉयंसी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, द बॉयंसी किस पे डिपेंड करता है या बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स का जो फार्मूला है, बॉयंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब जितना मास वो हटाया है उसके वेट के बराबर आपका कितना होगा बॉयंसी फोर्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक, रो जी वी, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एम इंटू जी, तो जितना मास हटाया है उसी पे आपका बॉयंसी फोर्स डिपेंड करता है। तो किसमें, जो मास वो हटाया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना मास वो हटाया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। विस्कोसिटी पे कहीं पे भी इसमें विस्कोसिटी का वो नहीं है, ठीक, म्यू का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। प्रेशर ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, इसमें कहीं भी प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स नहीं आ रहे हैं। और डेप्थ ऑफ इमर्शन, तो डेप्थ ऑफ इमर्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मास हटा रहा है, ठीक है। तो या तो आप मास लगा सकते हैं या फिर वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, ठीक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है फिलहाल। फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटा सेंटर शुड बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, मेटा सेंटर शुड बी above सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और मेटा सेंटर शुड बी एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले देखते हैं क्या पूछा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, और आपको क्या दिया है, सब में मेटा सेंटर दिया हुआ है, ठीक। इससे क्या पता चलेगा, मेटा सेंटर दिया है मतलब आपका केस कौन सा है, फ्लोटिंग बॉडी का केस है, फ्लोटिंग बॉडी का केस है। मेटा सेंटर जब भी दिया है तो फ्लोटिंग बॉडी का केस है। तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में पहले देखते हैं कि मेटा सेंटर क्या होता है। जैसे आपका ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉयंसी फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको आप क्या करो, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक, आपने इसको क्या किया, टिल्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका एक्सिस था, अभी इसका एक्सिस ये हो गया, ये तो आपका जी। तो अब बी कितना होगा, बी जो होगा इसका, ये जो आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है सेंट्रॉइड, सपोज ये हमारा न्यू पॉइंट बी डेस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगेगा आपका पूरा बॉयंसी फोर्स, तो ये जो बॉयंसी फोर्स इस एक्सिस को जहाँ पे काटेगी, ठीक है, जहाँ पे काट रही है, ये क्या कहलाता है आपका मेटा सेंटर एम, मेटा सेंटर एम, ठीक है।
और ये जो m और g के बीच का डिस्टेंस है, m और g के बीच का डिस्टेंस है, ये कहलाता है आपका मेटासेंट्रिक हाइट, m से लेके g तक का हाइट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेटा सेंटर शुड बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एबव द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो अब यहाँ पे आपको कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी या फिर मास। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब जब m ऊपर है आपका, किससे, g से ऊपर है, ठीक, और आपने इसको ऐसा किया तो कपल कैसे जनरेट होगा, कपल इसको ऐसा उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये फोर्स ऊपर की ओर और ये फोर्स नीचे की ओर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको फिर से ऐसे घुमा के इस कंडीशन में ले आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि m मेटा सेंटर शुड बी एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा m जो है, ठीक, वो g से ऊपर होना चाहिए, g से ऊपर होना चाहिए। ये होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। और अगर आपसे पूछे कि सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई बैलून ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, इसको आप क्या करो, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका वेट और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स, इसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो ऐसा, ये आपका बॉयंसी फोर्स और ये ग्रेविटी फोर्स यानी कि वेट। ठीक है, अब क्या करेगा, ये दोनों फिर से कपल जनरेट करेंगे। किस टाइप के कपल, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा तो क्या करेगा, इस पोजीशन से फिर से अपना इनिशियल पोजीशन ये गेन कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए आपका, बी यानी कि सेंटर ऑफ बॉयंसी एबव जी। ठीक है, ये इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसका सेंट्रोइड, इतना जो वॉल्यूम है इसका